आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत सन स्पॉट के बारे में समझेंगे कि सन स्पॉट निर्माण प्रक्रिया क्या है और वो सूर्य के प्रकाश मंडल में क्यों बनते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि सूर्य एक घूर्णन भी करता है और परिक्रमण भी करता है। तो घूर्णन और परिक्रमण के कारण उसमें कुछ ऐसा चुंबकीय रेखाएं बनती है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जो प्रकाश है सूर्य का, तो वो कुछ क्षेत्रों में नहीं विशेष रूप से जा पाता है, जिसमें वह कहीं ना कहीं उसके धब्बे बन जाते हैं। तो इसके विषय में हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, और सूर्य जो तारा है उसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है उसके विषय में मैंने आपको नेहारका सिद्धांत बताया था कि जो नेहारका सिद्धांत है वो सिद्धांत इसी पे डिपेंड है कि वो सूर्य के निर्माण और एवं विखंडन को किस प्रकार से बनाता है और उसका विखंडन करता है। जिसमें आपने बताया था मैंने कि जो त्रिमीय आकार का एक पूरा बादल होता है, जिसमें धूल के कण और अन्य गैसें भी उसमें मौजूद होती हैं, और यही गैसें मौजूद जब फैलती हैं तो उनका क्या होता है, निरंतर ऊर्जा हास होती है। लेकिन एक समय के बाद जब वह ठंडा हो जाता है तो फिर वो सिकुड़ती हैं, और सिकुड़कर उसमें ऊर्जा है जो भी है, तो उसमें एकदम तापमान की वृद्धि होती है, प्रेशर की वृद्धि होती है, फिर वो एकदम घूमने लगती है, डिस्क नुमा बन जाती है, फिर वो घूमती है, तो उस पर फिर अपकेंद्रीय बल लगता है और उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होने लगता है, चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिसकी वजह से वह जो डिस्क है वो तारा बन जाता है, और उसमें से जो अपकेंद्र से जो निकले हुए जो पदार्थ होते हैं वो ग्रह या उपग्रह या उसमें बड़े बड़े जो गैसें होती हैं उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसी से निर्मित होते हैं तारे। जो तारे के संदर्भ में मैंने बताया था कि लाल धनु तारा है, विशाल तारे हैं, महाकाय तारे हैं, उनकी निर्माण की प्रक्रिया एवं उसमें होने वाली संलयन विखंडन की जो प्रक्रिया है उसमें मैंने आपको कन्फर्म बता दिया था कि किस प्रकार से होती है। तो उसी से निर्मित हमारा एक सूर्य है, सूर्य एक तारा है। तो सूर्य का एक अपना एक परिवार होता है, राइट। तो सूर्य का जब अपना परिवार होता है तो वो निरंतर अपनी ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, और प्रकाश के माध्यम से फोटान के रूप में वो प्रत्येक ग्रह तक भेजने का प्रयास करता है। तो यही कारण है कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें स्वयं में प्राकृतिक हैं, जिसकी वजह से वह अपने को सरवाइव करता है और निरंतर घूमता भी है और घूर्णन भी करता है। तो इसकी वजह से उसमें जो स्पॉट हैं वो बन जाते हैं। तो इसी के विषय में हम समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य है, सूर्य की कई सारी परतें होती हैं। जैसे कि ये सूर्य का क्या है, केंद्र। सूर्य का ये केंद्र है। इसका जो तापमान होता है वो 15 मिलियन सेल्सियस होता है। इतने तापमान में यहाँ से जो उत्पन्न जो प्रकाश होता है वो क्या करता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे से तीसरे क्षेत्र को मतलब कि पारगम्य करते हुए हमारे वातावरण में या हमारे जो वायुमंडल में आता है। और इसमें भी देखा जाए तो बहुत सारी हमारे आयनमंडल है, वहां भी बहुत सारी तरंगें पाई जाती हैं, राइट। वहां पे आयनित गैसें पाई जाती हैं। तो वहां पे सूर्य द्वारा जो प्रकाश होते हैं, कुछ प्रकाश ऐसे होते हैं जैसे सौर ज्वाला के रूप में, तो उनको वो क्या कर देती हैं, जलन कर देती हैं। साथ ही साथ उसका उत्तरी और ध्रुवी तरफ को मतलब कि सर्वाइव कर देती हैं, यानी कि उसे भेज देती हैं, जिसकी वजह से उसे अरोरा के रूप में देखा जाता है उत्तरी पे। जैसे कि आपने नाम सुना हो जो ब्रोसोलिस अरोरा है, राइट, उत्तरी में। दक्षिणी ध्रुव में वही क्या है, आस्ट्रोलिस अरोरा है। तो ये जो नाम दिए गए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, ऐसा तो सूर्य में तो है नहीं कि उत्तरी है या दक्षिणी है, राइट। क्योंकि सूर्य जो है एक गोलाकार है, सूर्य एक गोलाकार पूर्ण गोलाकार है। तो उसमें ये कंफर्म नहीं करते कहाँ उत्तरी है या दक्षिणी है। जबकि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पे 43 किलोमीटर चपटी है, तो वहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध वो वहां पे दिखते हैं। उसका एक प्रभाव है, क्योंकि वहां पे उस उपस्थिति के कारण और वहां की जो चपटी है, तो उससे उसके घूर्णन एवं प्रकरणों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जबकि सूर्य जो है, सूर्य पूर्ण गोलाकार है, तो वहां पे कुछ जो चीजें हैं, जैसे कि ऊपरी का देखा जाए हिस्सा और नीचे का हिस्सा देखा जाए, तो वहां पे सूर्य गोलाकार देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि सूर्य का जो जो मुख्य बिंदु होता है, इससे निकलने वाला प्रकाश एक समान होता है, राइट, एक समान होता है। लेकिन इस पे जो चुंबकीय बल लगता है, कोई भी चीज अगर घूमती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे कि आ, एक कोई वस्तु ले लो, अगर इसको आप घूमती है या इसको घुमाते हो, तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यहाँ से क्या होता है, जो चुंबकीय किरणें होती हैं वो N से S की ओर क्या है गमन करती हैं, अर्थात N से S, राइट, इस प्रकार से। तो ये क्या है, चुंबकीय तरंगें होती हैं जो एक उस वस्तु के या सूर्य के चारों तरफ उत्पन्न करती हैं। अगर कोई भी वस्तु घूर्णन गति करती है तो, या परिक्रमण गति करती है, तो इससे क्या है चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। और यही जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इससे क्या है कि कहीं ना कहीं इसके प्रकाश को प्रभावित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने का रीजन यही है कि वो घूर्णन कोई चीज अगर करती है तो उसमें केंद्र की ओर एक बल लगता है और वो केंद्र की ओर जब खिंचाव होता है तो वहां ऑटोमेटिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का यही रीजन है, राइट। तो ये जैसे हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र लगता है। तो इसकी भी कई सारी परतें होती हैं, जैसे एक परत ये है, तो इसे हम बोलते हैं विकिरण। इसे क्या बोलते हैं, विकिरण, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ से विकिरण के माध्यम से जाता है। तो इसके ऊपर की जो एक परत और पाई जाती है जिसका नाम है संवहन, ये संवहन क्षेत्र है। ओके, इसके ऊपर एक परत और पाई जाती है जिसे बोलते हैं फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। इसके ऊपर एक परत और है जिसे बोलते हैं कोरोना, और ये सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तब दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हम आगे बताएंगे किस प्रकार से पड़ते हैं। तो ये कोरोना ये दिखाई नहीं देता है, ये इस उस समय दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, राइट। इसके ऊपर जो एक पूरा परत और होती है, ये पूरा एक क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। पूरा एक क्षेत्र होता है जहाँ पे प्रकाश चारों तरफ फैल के चला जाता है और सब जगह प्रकाश दृश्य प्रकाश हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम क्रोमोस्फेयर। तो यही चीज है कि जो सूर्य की है कई सारी परतें होती हैं, तो इस परतों में अगर प्रकाश देखा जाए, जो प्रकाश है इसमें वो क्षेत्रफल उसके आधार पे अलग अलग होता है। जैसे अगर बात की जाए संवहन क्षेत्र की, तो विकिरण जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो प्रकाश है वो तो विकिरण क्षेत्र में जाता है, विकिरण क्षेत्र में जाता है, तेज जाता है। फिर ये संवहन क्षेत्र है। संवहन का मतलब यहाँ पे जो ऊर्जा है वो संवहन करती है, यानी कि संवहन का अर्थ यही है कि जो पदार्थ है, जो वहां से पदार्थ निकलता है वो क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करता है प्रकाश। वो तो 15 मिलियन सेल्सियस जो उसका है तापमान, वहां पे क्या होता है संलयन, राइट, संलयन होता है हाइड्रोजन का, हीलियम में परिवर्तित होती है, और हीलियम का विखंडन भी होता है तो हाइड्रोजन में भी परिवर्तित होती है। तो ये निरंतर क्या है, यही गतिविधियां या क्रियाविधि इसमें होती रहती है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक संवहन क्षेत्र बनता है जो वहां पे प्रकाश को क्या करता है, तेज गति से क्या करता है, बाहर की ओर उत्सर्जित करता है। तो ये एक संवहन क्षेत्र बनता है। और ये विकिरण क्षेत्र है जहां से ऊर्जा निकलती है, राइट, जहां से ऊर्जा निकलती है और यहाँ से एकदम विस्तार से फैलती है, तो ये एक संवहन क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो निरंतर क्या है, संवहन करती रहती है, यानी कि गमन करती रहती है या स्थानांतरण से होती रहती है। तो एक संवहन क्षेत्र यहाँ पैदा होता है। इसके ऊपर का अगर देखा जाए तो ये जो होता है, ये होता है फोटोमंडल, या मैंने प्रकाश मंडल बोला, राइट। ये जो प्रकाश मंडल बोला, यही मैंने क्या बोला, ये प्रकाश मंडल है। इसका अगर तापमान देखा जाए तो 58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 5800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या सेल्सियस बोल सकते हैं, सेल्सियस। तो ये जो प्रकाश है इसकी तुलना में काफी कम है। देखो आप, इसकी तुलना में कितना कम है, काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है वो एक यूनिफाइड होता है। तो यूनिफाइड की वजह से वहां प्रेशर ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है। तो जैसे वो उत्सर्जित करता है तो प्रकाश क्या है, गति के साथ साथ वो ठंडा होता है, राइट। उसमें जो तापमान है उसमें क्या आता है, ठंडा होता है। तो इसकी वजह से ये जो प्रकाश है यहाँ तक आने तक, यहाँ से यहाँ तक संवहन तक आने तक, इसका जो 15 मिलियन को जो प्रकाश है वो यहाँ तक आता है, तब तक कितना हो जाता है, 5800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप समझ सकते हो। अब बात ये आती है कि जो जो प्रकाश धब्बे जो बनते हैं, यानी कि सन स्पॉट है, जो धब्बे बनते हैं वो बनते कैसे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगर सूरज का जो व्यास है, यानी कि सूर्य है, ये सूर्य है, राइट, ये सूर्य है,
अगर इसकी व्यास की बात की जाए तो इसका व्यास जो है लगभग 13,90,000 है। 13,90,000 है। इसे लगभग में 14 लाख बोल देते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये पृथ्वी से 109 गुना है, जबकि पृथ्वी का कितना है 12,000 कुछ करके है, 12,756, राइट। और औसतन देख सकते हो तो 6400 किलोमीटर होता है। तो सूर्य का जो व्यास है वो कितना है, वो है 13,90,000 या 14 लाख बोल सकते हैं। तो ये पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 109 गुना। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 1 से 9 गुना बड़ा है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, निरंतर इनका संलयन विखंडन होता रहता है, जिसकी वजह से इसमें ऊर्जा क्या होता रहता है, उत्सर्जित होती रहती है। और बात की जाए तो इसमें ऊर्जा का जैसे उत्सर्जित होती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का एक रीजन और है, पहले समझते हैं। जैसे कि कोई चीज सूर्य है, राइट, सूर्य ये जैसे चक्कर लगाता है, तो वैसे भी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं काम करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, जैसे कि इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से लगती हैं। तो कुछ क्षेत्र इसका ऐसा भी होता है जहां पे चुंबकीय जो क्षेत्र है कम होता है, और कुछ जीरो भी होता है। जैसे समझते हैं, जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ क्षेत्र है, यहाँ पे क्षेत्र जो चुंबकीय बल होता है या चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं यहाँ जीरो होती हैं, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे वाला इस प्रकार का ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगता है। यही कारण है कि यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र लगता है तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, आप देखते हो कि जैसे प्रकाश यहाँ से तेज गति में जाता है, फिर यहाँ जाता है, इसके बाद देखना जो हमको ये क्षेत्र दिखता है, क्योंकि जो प्रकाश मंडल है यहाँ पे ही धब्बे पाए जाते हैं और वो हमें दिखते हैं। जो सूर्य का ऊपर का हिस्सा दिखता है, ऊपर का जो क्षेत्र दिखता है सूर्य का, वो एक्चुअली में प्रकाश मंडल ही दिखाई देता है, प्रकाश मंडल ही दिखाई देता है। अंदर का कोई हमें पार्ट नहीं दिखता है सूर्य का। ऊपर का जो दिखाई पड़ता है वो प्रकाश मंडल दिखता है, जहां से फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और बाहर की ओर गमन। और बात की जाए यहाँ से जैसे ही ये सूर्य ऊर्जा निकलती है, जैसे ही सौर ऊर्जा निकलती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो विशेष क्षेत्र है, जैसे कि ये है इस प्रकार से, जैसे यहाँ से मैंने बोला इस प्रकार से जो चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं जो बनती हैं, तो ये किसी क्षेत्र पे जीरो होती हैं, किसी क्षेत्र पे इनका मतलब प्रभाव ज्यादा होता है, किसी पे कम होता है। तो जहां पर देखा जाए तो अगर प्रभाव यहाँ पे इसका कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्रीय चुंबकीय उत्पन्न होता है वो यहाँ पे उनका प्रभाव कम देखने को मिलता है। और जबकि इधर देखा जाए इस साइड में, इधर चुंबकीय जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश है, यहाँ पे जाने वाला जो प्रकाश है वो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में आकर के कमजोर हो जाता है, यहाँ पे प्रभाव में आकर के वो कमजोर हो जाता है और वो उस प्रकार से अपनी ऊर्जा को सर्जन नहीं कर पाता जितना इधर क्षेत्र में कर लेता है। तो यहाँ भी उत्पन्न होती हैं, राइट, यहाँ भी देखो आपके प्रकाश के धब्बे मिलेंगे, यहाँ भी देखने को मिलेंगे। ये क्या है, सन स्पॉट है। तो ये इसलिए देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय प्रभाव है कुछ ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रकाश है वो उस हिसाब से गतिमान नहीं कर पाता है, जिस हिसाब से प्रकाश मंडल के अन्य क्षेत्रों से वो गति कर लेता है, वहां से पारगम हो जाता है हमारे वातावरण या ब्रह्मांड में। तो यही कारण है कि इनका चुंबकीय क्षेत्र का ज्यादा प्रभाव है, और चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण ही ये जो यहाँ का जो प्रकाश है वो ज्यादा स्पीड में नहीं जा पाता है, तो कुछ धब्बे नुमा रुक जाता है, तो उसे हम बोलते हैं काला धब्बा। तो जो काला धब्बा जो बनता है, सौर कलंक जो बनते हैं, वो बनने के यही कारण है कि वहां पर सबसे ज्यादा
चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं और उनका प्रभाव सबसे ज्यादा लगता है, और इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण जो तापमान है और या उसकी ऊर्जा है वो बाहर इतना नहीं जा पाती है, वो वहीं बन जा रहती है, तो वो काली नुमा बन जाती है, काली हो जाती है, क्योंकि वो एकदम घर्षण में बनती है तो वो काली नुमा हो जाती है। और वहां पर देखा जाए तो एज जो D2 वो है, भारी जल है, ट्राइटियम जो भारी जल है, राइट, वो वहां पे देखने को मिल जाता है। तो सौर धब्बे में ही ये जैसे भारी जल वगैरह देखने को मिलता है। बात ये आती है कि ये एक्चुअली में बनने के कारण क्या है और इनका एज कैसे है। कारण तो मैंने आपको बताया है कि जैसे कि ये चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव पड़ता है, इसकी वजह से जो प्रकाश है वो पारगम्य नहीं हो पाता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। जबकि जबकि और देखा जाए अन्य क्षेत्र जो है वहां पे नहीं देखने को मिलती है। और जबकि इनका जो एज होती है, इनकी जो एज होती है वो 11 वर्ष होती है। यानी कि जैसे जैसे मान लो कि जो सूर्य है ये 27 दिन में एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है, 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी है वो 24 घंटे में पूरी कर लेती है। वैसे तो 23 घंटे मतलब 56 मिनट कुछ करके ऐसा है, उसे हम 24 घंटे जोड़ लेते हैं, तो चीज 24 घंटे में पृथ्वी क्या कर लेती है, अपना चक्कर लगा लेती है। तो ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जबकि सूर्य 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर पाता है। ओके, दूसरी कंडीशन समझो कि जो सूर्य है, पृथ्वी जो है वो 45 किलोमीटर या 43, कहीं कहीं 43 मिलेगा, किलोमीटर पर सेकंड चक्कर लगाती है, राइट। और जबकि सूर्य कितना लगाता है, 351 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसकी तुलना में कितना ज्यादा है, कितना मतलब ज्यादा है, मतलब कितनी तेज घूमता है सूर्य। अब इसकी गति जब इतनी तेज है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं, और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो कितने दिन में चक्कर लगा रहा है, 27 दिन में। और इतना बड़ा व्यास है उसका, 13,90,000, और फिर भी 27 दिन में वो चक्कर लगा रहा, तो उस पर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, आप समझ सकते हो। तो इसकी वजह से ये सौर धब्बे बनते हैं। और इनकी एज 11 वर्ष होती है। जैसे सूर्य घूमता है तो ये भी चक्कर लगाते हैं। तो ये सूर्य के साथ साथ, क्योंकि सूर्य घूर्णन गति भी करता है और परिक्रमण गति भी करता है, जो हमारे जो पाई जाती हैं, जो ब्रह्मांड में देखने को मिलती हैं गैलेक्सियां, उनका भी ये चक्कर लगाता है। अपनी जो एक मंदाकिनी है उसका सूर्य क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये 25 करोड़ में चक्कर लगा पाता है। मंदाकिनी का चक्कर अगर बात की जाए तो ये 25 करोड़ वर्ष में पूरा कर पाता है मंदाकिनी का, राइट। तो ये 11 वर्ष इनकी एज होती है सन स्पॉट की। तो सन स्पॉट की 11 वर्ष एज होती है, और ये जब चक्कर पूरा कर लेते हैं तो 11 दिन इधर से 11 दिन, और इधर 11 वर्ष, इधर 11 वर्ष, और इधर से भी 11 वर्ष। तो इस प्रकार से इनकी 22 वर्ष हो जाती है, 22 वर्ष एज हो जाती है। और ये डिपेंड करते हैं सूर्य के चक्कर पे। ओके, अब बात ये आती है कि सनस्पॉट तो मैंने समझ लिया, सनस्पॉट क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, और इनका किस प्रकार से देखा जाए। इसका अगर कोई प्रभाव है तो प्रभाव तो नहीं देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सौर ज्वाला की। सौर ज्वाला एक्चुअली में क्या होती है। सौर ज्वाला देखा जाए, जो सूर्य होता है, सूर्य के ऊपर का जो मंडल है, जैसे कोरोना है, तो कोरोना है, और कोरोना के अंदर एक क्षेत्र पाया जाता है प्रकाश मंडल। ये वाला जो प्रकाश मंडल है, इसी में सौर धब्बे भी पाए जाते हैं। और इसमें देखा जाए जब गैसें तेज रूप से यहाँ से विकिरण तक जाती हैं, ओके, यहाँ से संवहन क्षेत्र पड़ता है, और संवहन के बाद ये क्षेत्र कौन पड़ता है, ये पड़ता है प्रकाश मंडल। तो ये प्रकाश मंडल में जैसे ही प्रकाश गुजरता है तो इतना तेज होता है, इसका कोई कारण अभी तक जानकारी नहीं मिली है। बहुत तेज फैलता है, बहुत तेज। इसकी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, निरंतर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो इतनी तेज इस क्षेत्र में क्यों फैलता है, प्रकाश मंडल में क्षेत्र में इतना तेज क्यों फैलता है, उसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ से यहाँ तक तो तेज होता है, फिर स्लो होता है, राइट, फिर यहाँ से फिर पुनः इतना तेज होता है। तो यहाँ से तेज होने की प्रक्रिया नहीं पता है
राइट। तो ये जानकारी शोध इस पे चल रही है, जब शोध हो जाएगी तो बता देंगे। अब कारण ये है कि यहाँ पे जैसे ही तेज फैलता है तो यहाँ होता क्या है, एक बात समझना, यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर जो गैसें होती हैं, यहाँ पे जो गैसें होती हैं वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाती हैं। कुछ गैसें होती हैं जो प्लाज्मा अवस्था में आ जाती हैं। प्लाज्मा एक प्रकार का गैस और द्रव से मिक्स होता है, क्योंकि जो धब्बे होते हैं वो भी एक प्रकार के देखे जाएं तो काले नुमा होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा प्लाज्मा में परिवर्तित होते हैं। तो यही कुछ होते हैं सौर ज्वाला के रूप में भी बन जाते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर प्रकाश जब तेज गति से गुजरता है तो कुछ गैसें जो होती हैं वो प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित होती हैं। तो इसके कारण यहाँ पर जो गैसें हैं वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती हैं, इस प्रकार से उत्सर्जित होती हैं। और उत्सर्जित होने का यही कारण है कि वो निरंतर इतनी तेज घूमता है, वो इतनी तेज घूमता है, इतनी तेज घूम रहता है कि यहाँ से क्या है, जो पदार्थ है, यहाँ से निकलने वाला पदार्थ है वो क्या होता है, अपकेंद्रीय बल जो होता है उसका इतना कठोर हो जाता है या इतना मजबूत हो जाता है। जो अपकेंद्रीय बल होता है वो इतना मजबूत हो जाता है। अपकेंद्रीय बल आपने सुना हो, जैसे कि कोई वस्तु को अगर हम जैसे घुमाते हैं, राइट, घुमाते हैं तो एक तो बल उस पे लगता है केंद्र की ओर और एक बल लगता है केंद्र से बाहर की ओर, राइट। तो केंद्र से जो बाहर की ओर बल लगता है तो वो बल जो लगता है वो अपकेंद्रीय बल लगता है। जो अपकेंद्रीय बल जो होता है वो लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि केंद्र से वस्तु या कोई भी आप ज्वाला, सौर ज्वाला ले लो, वो बाहर की ओर जाती है, बाहर की ओर जाती है केंद्र से। तो यही कारण है कि यहाँ पे लगता है अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल डिपेंड करता है उसकी गति पर कि वो कितनी तेज घूम रहा है। जितना तेज घूमेगा उतना ही अपकेंद्रीय बल तेज लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही सूर्य तेज घूमता है तो यहाँ से उत्पन्न होने वाली जो सौर ज्वाला है वो इतनी तेज से बाहर की ओर फैल निकलती है, इतनी तेज से बाहर की ओर निकलती है कि ये देखी जाए तो ब्रह्मांड में क्या है, आ जाती है। ब्रह्मांड में, या हम देख सकते हैं हमारे जो पूरा अलग अलग जो पूरा इसका सौर मंडल है वहां फैल जाती है जाकर के। लेकिन हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर, क्योंकि हमें पृथ्वी पढ़ना है और सभी से क्या है, सब जगह जाती है वो, राइट। लेकिन अब पृथ्वी की अगर बात करें तो जैसे कि ये सूर्य है और यहां से निकलने वाले जो है सौर ज्वाला, ये गैस ही है, प्लाज्मा अवस्था में रहती हैं, ये सौर ज्वाला है। ओके, इसमें देखा जाए तो सभी तरंगें होती हैं, जैसे कि एक्स किरण, गामा, ओके, इसी में अल्ट्रावायलेट, इसी में आप देख सकते हो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और भी होती है विजुअल लाइट, ओके, आईआर। ये जो प्रकाश है, ये जो क्या है, एक प्रकार की जो तरंगे हैं रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, ये पर गामा है और इसमें जो एक्स किरण है, अल्ट्रावायलेट है, ये कुछ तरंगे हैं, ये सभी यहाँ से क्या है, निकलते हैं, सभी निकलते हैं। और जैसे ही ये इधर देख सकते हैं, जैसे ही इस पृथ्वी पे, मतलब यहाँ एक पूरा सौर मंडल है, ये जैसे सौर मंडल है, ओके, तो यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी भी क्या करती है, चक्कर लगाती है, पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। तो इसका भी क्या है, अपना एक चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, अपनी इसकी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। और पृथ्वी से ऊपर देखा जाए 80 से 130 किलोमीटर ऊपर क्या होता है, 80 आयन मंडल पाया जाता है। तो आयन मंडल जो होते हैं, यहाँ पे जो गैसें होती हैं वो आयनित होती हैं। आयनित का मतलब ये होता है कि कुछ गैसें स्वतंत्र अवस्था में, जैसे हाइड्रोजन है, राइट, ऐसे H2O है, ओके। तो जब ये इस पे जब अल्ट्रावायलेट किरणें गिरती हैं तो ये टूटता है, आयनित हो जाता है, जैसे कि हाइड्रो प्लस और OH माइनस। तो ये क्या है, आयनित है, यानी कि इनका विभाजन होता है। तो यहाँ गैसें जो होती हैं आयनित अवस्था में पाई जाती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में। अब यही कारण है कि यहाँ पर जो देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा देखने को मिलता है आयन मंडल में। वहां पे जो आयनित पदार्थ है, गैसें पाई जाती हैं, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ से आने वाली जो जो सौर ज्वाला है वो जैसे ही पृथ्वी के किनारे आती हैं, जैसे ही पृथ्वी के किनारे आती हैं तो यहाँ पर क्या है, आयन मंडल है। तो यहाँ से क्या है कि गैसें जो होती हैं, यही सौर ज्वाला जो है ये ऊपर की ओर इधर निकल जाती हैं और ये इधर निकल जाती हैं।
तो जो इधर से निकलने वाली है इनको बोलते हैं अरोरा ब्रोसोलिस, या हम बोल सकते हैं कि जो अरोरा है बोरियोलिस, इसे बोरियोलिस भी बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस। या इधर साइड जो सौर ज्वालाएं होती हैं पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में, इसे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रोलिस। तो यही सौर ज्वाला है। तो ये सौर ज्वाला जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जैसे ही प्रभावित होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आयन जो क्षेत्र पाया जाता है, तो यहाँ पे जैसे ये टकराती हैं, जैसे ही टकराती हैं तो ये इधर साइड चली जाती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं, इधर इसमें प्रवेश नहीं करती, प्रवेश नहीं करती हैं। प्रवेश कर जाएंगी तो प्रवेश कर ही नहीं सकती हैं। रीजन यही है कि यहाँ पे कुछ ऐसी तरंगें पाई जाती हैं जो यहाँ आयनित गैस है, इसको क्या कर लेगी, वो यहाँ से उसको परिवर्तित कर देती है। तो जैसे ही परिवर्तित होती है तो इधर चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव पड़ता है पृथ्वी का जो बनता है वो, क्योंकि वो घूर्णन करती है, परिक्रमण भी करती है। तो यही जो सौर ज्वाला है, इधर चले जाती है, कुछ इधर चली जाती हैं, जिसका हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, पृथ्वी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसका प्रभाव कुछ संचार प्रणाली, बेतार बेतार संचार प्रणाली में जरूर देखने को मिल जाता है। जैसी आयन मंडल से गुजरती है, क्योंकि हमारी जो बेतार संचार प्रणाली है वो कहाँ से कनेक्टेड होती है, वो होती है आयन मंडल से। क्योंकि बेतार का अर्थ यह है बिना तार की संचार प्रणाली, जैसे कि जो रेडियो वेव पे जो संचार प्रणाली डिपेंड हो, जो रेडियो वेव जो किरण तरंगें होती हैं उस पर डिपेंड जो संचार प्रणाली होती है, कम्युनिकेशन होता है, उसे बोलते हैं बेतार। राइट। तो इसमें ही थोड़ा इस पे प्रभाव इफेक्ट इसका पड़ता है, क्योंकि हमारा जो आयन मंडल है वहां बेतार प्रणाली कनेक्टेड होती है, ठीक इस प्रकार से कनेक्टेड होती है। जैसे कि ये आयन मंडल है, तो यहाँ पे हमारी सैटेलाइट लगी है, लगभग में सैटेलाइटें लगी हैं कुछ, तो एक सैटेलाइट तो 21,000 किलोमीटर ऊपर लगी है, राइट। एक हमारे आयन मंडल में भी है। तो यहाँ से जैसे ही गुजरती है ऐसे इस प्रकार से, ओके, जैसे यहाँ से तरंगें भेजी जाती हैं और जैसे ही कनेक्ट होती हैं तो तुरंत वापस करती हैं, तो ये रेडियो वेव के रूप में उत्पन्न होती हैं, राइट। तो यही क्या करती हैं, हमारे यहाँ पे संचार प्रणाली है उसमें काम आती हैं। तो बात यह है कि जैसे ही इसमें अरोरा के कोई प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि ऊपर पृथ्वी के ऊपर आयन मंडल है, जैसे इधर साइड में वो तरंगें जाती हैं तो इससे इसका संपर्क हो जाता है। इससे क्या होता है, इनका संपर्क हो जाता है, तो कभी कभी ये डैमेज भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी संचार प्रणाली में देखा हो प्रभाव आ जाता है। या टीवी या कुछ भी देखते हैं तो एकदम बंद भी हो सकती है, या आप जैसे बात करते हैं कॉल से तो कभी कभी बीच में भी कोई बोलने लगता है, आवाज किसी की आती है। तो इसका रीजन यही है कि जैसे जो बेतार प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कमियां देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाता है, तो इसका एक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो लोग बोलने लगते हैं कि बीच में कौन बोल रहा है, तो उसमें कौन बोल रहा है वो एक्चुअली में उसमें गलती नहीं है, वो गलती एक प्राकृतिक है और उसमें यही कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीजें हैं कुछ आपको याद रखनी है। वैसे तो इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं था, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बेस्ट समझ में आया होगा। और भी जैसे कि आप समझ सकते हो कि कोई ज्यादा इसमें पढ़ने को था नहीं, जो भी है बस नॉर्मली है। अगर कोई भी चीज जैसे आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई आपको दे देंगे। चलिए।